बेटा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हमने कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया है और उसका यूज हम देखेंगे किसी मोशन इन वन डायमेंशन में। तो कुछ लोग वरीड है सिलेबस खत्म नहीं होगा भाई। सम डिले ड्यू टू माय साइड, रीजन इज सम, बट आई एम एबल टू फिनिश द सिलेबस। एक बार मैं अटेंडेंस आप लोगों का ले लूं। थैंक यू वेरी मच। सो लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन को वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, ऐसा है। तो हम बात करेंगे मोशन। आपके एनसीईआरटी में भी मैं देख रहा हूं कोई ज्यादा नहीं है। आई हैव एनसीईआरटी विथ मी, बट हम लोगों को पढ़ना है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें भी चैप्टर में लिखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए। राइट द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि बेहतर होगा कि मोशन स्ट्रेट लाइन से पहले मैं काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का अंतर बता दूं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। तो पहली बात तो ये जान लो कि मैकेनिक्स की हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसको बोलते हैं। मैकेनिक्स में ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी बॉडी जिसको हम आंख से देख सके, उसकी मैकेनिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटा गया। इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स we should study about the mechanics of macroscopic bodies. The macroscopic bodies we have already done, जिसको कि हम आ, आ, देख सके, ठीक है, फील कर सके, छू सके, ये सारी बॉडीज। अब कहीं के इलेक्ट्रॉन को हम देख लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को हम नहीं देख सकते। तो द न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम स्टडी कर रहे हैं इज डिवाइडेड, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स डील्स विथ macroscopic bodies. Macroscopic bodies. Macroscopic bodies कहते कैसे हैं? The bodies which we can मैक्रोस्कोपिक लिखा है। MSCRO macroscopic बेटा, which we can see, ठीक है, जिसको हम देख सके। So Newtonian mechanics deal with macroscopic bodies. The Newtonian mechanics is divided into two parts. ठीक है, पहला जो था
दैट वाज काइनेमेटिक्स, काइनेमा से बना हुआ है। काइनेमेटिक्स में हम, सर हाँ बेटा बोलो। सर इसको बोलो। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे अब आपसे बात करें हम, आगे चल करके आप देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स कभी फ्यूचर में पढ़ने का मौका मिला, बहुत हाई लेवल मैकेनिक्स है वो, वहां पर माइक्रो बॉडीज का जो बिहेवियर होता वो चेंज हो जाता, वहां न्यूटन लॉ नहीं फेल हो जाता, नहीं लगता। समझी यस बात सर। को? इसलिए जैसे मान लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट से अर्थ की मैकेनिक्स हम पढ़े, या किसी बॉल को हम थ्रो कर दे, कैसा पाथ पर जाएगा, क्या वेलोसिटी होगा, दैट वी कैन डील विद द न्यूटन लॉ, वी कैन गेट एवरी इंफॉर्मेशन, राइट? यस सर, तो बट ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। मैक्रो, मैक्रो, माइक्रो नहीं, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। यस सर, मैक्रो। हाँ, उसके लिए होता है। ठीक है। यस सर। हाँ चलिए, तो काइनेमेटिक्स में हम क्या डील करते हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, वी शुड स्टडी अबाउट द मोशन about the motion of an object without knowing सर वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज क्या हो सकते हैं जैसे? अरे जैसे तुम हो, मैं हूं, साइकिल है, कार है, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होगा। माइक्रो मतलब इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर पार्टिकल जिसको कहा जाए। ठीक है। सर एक डाउट है सर। एक मिनट रुक जाइए, डाउट बाद में, अभी एक मिनट हेलो रुक जाइए, इसको कंप्लीट कर लेने Yes, दीजिए, फिर मैं डाउट की बात करता हूँ। परसराज सर में वेट, डेफिनेशन में क्या लिखा है शुड के बाद? कहाँ बड़ा 20, एक मिनट बीच में, लो मैं पूरा अगर नहीं समझ में आया तो मिटा के लिख देता हूँ। वी शुड स्टडी about the motion, about the motion of an object, of an object। ठीक है, आप समझ में आ गया? of an object without knowing the cause behind the motion। एक्चुअली कॉज बिहाइंड द मोशन होता क्या है? दैट इज फोर्स, दैट इज, मैं चलो लिख देता हूं, द फोर्स इज द कॉज बिहाइंड द मोशन। यानी काइनेमेटिक्स में हम फोर्स की बात नहीं करें, विल नॉट स्टडी अबाउट द फोर्स। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, we will not study about the cause behind the motion, that is force। फोर्स के विषय में हम इसमें नहीं पढ़ते। डायनेमिक्स में क्या होता है? दूसरा पार्ट जिसका डायनेमिक्स है, उसमें मोशन तो स्टडी करते हैं, साथ में कॉज भी स्टडी करते हैं कि किस कारण से मोशन हो रहा है, दैट इज फोर्स। ठीक है। इन डायनेमिक्स we will not only will not only study about the motion of the body, but the cause behind the motion, but we will also study the cause behind the motion,
cause behind the motion. That is about the force and its effect. And its effect. तो डायनेमिक्स न्यूटन लॉ से शुरू होता है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फर्क क्या है. काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे कि मोशन कैसे हो रहा है, कारण क्या है मोशन का, ये हम स्टडी नहीं करते. कारण कतई स्टडी नहीं करते, बात आप समझ लें. कारण जब भी स्टडी करेंगे डायनेमिक्स में वो न्यूटन लॉ से शुरुआत होता है. तो अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स का. ठीक है, आइए. और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इतना लिखता क्यों, उसका रीजन ये है बेटा कि कुछ विचार मेरे मन में आते हैं, उसको मैं शब्द देता हूँ जो जितनी वोकैबुलरी मेरे पास है, ज्यादा तो नहीं है अंग्रेजी की आप लोग जैसी, लेकिन उससे बेनिफिट क्या होता है. कभी मान लो आप नोट्स उठा के देखे, आपको कहीं कोई डाउट हुआ तो शायद मेरे नोट से आपको फायदा मिल जाए और कहीं और ना देखना पड़े और आप वहां से जानकारी कर सकते हैं. दैट इज द पर्पज व्हाई वी आर राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग. ये मुझे मेरे जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, जिनसे मैंने सीखा, जो मुझे इस फील्ड में लाया, ये बात जरूर है, मैं इसको गार्ड बात करता हूँ. कभी क्या बेशक बच्चों को आता हो, फिर भी मैं लिखता हूँ. हो सकता है आप लोग लगता है ज्यादा क्यों लिखते हैं, लेकिन इट्स मीन बाय हैबिट एंड आई कैन नॉट चेंज दिस हैबिट. इससे क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्लास है ना, कई बार क्या होता है जो आप पढ़े रहते हैं और कभी उसको सॉल्व करना पड़ता है, कभी दिमाग से स्किप कर जाता है और याद ही नहीं आता. जैसे आप देखो मोबाइल में नंबर किसी का फीड किए रहो, एक ही नाम से 10 नंबर है, कई बार नाम ही नहीं याद आता कि किसको फोन करना है. हाँ, क्या नंबर था, नाम ही नहीं आता, खोज रहा है. तो वो चीज ना बने. अंडरस्टूड? यस सर. सर हाँ बोलिए बोलिए, Yes. जल्दी बोलिए. सर इट मींस मैकेनिक्स के अंदर हम न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. ये बिल्कुल सर सही. इसमें बिल्कुल 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 वही दो पार्ट है. और वैसे भी मैकेनिक्स बड़ा, एक मिनट, मैकेनिक्स बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बेटा. जब आइंस्टाइन की मैकेनिक्स आई तो उसको बोला कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. यहाँ पर न्यूटन लॉ में टाइम इनवेरिएंट होता है, टाइम चेंज नहीं होता, सबके लिए टाइम एक ही रहता है, चाहे किसी भी फ्रेम में चलो. लेकिन वही जब आइंस्टाइन की मैकेनिक्स आ गई तो कहा गया नहीं, टाइम भी चेंज हो सकता है भाई, अलग अलग के लिए अलग अलग टाइम है. तो आइंस्टाइन की मैकेनिक्स आ गई. ये फर्क है. दूसरा फर्क मैंने बता ही दिया कि मैक्रोस्कोप इसको स्कोपिक बॉडीज के लिए हम यूज करते हैं. हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? सर आपने जो इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलाज बताए थे तो वो आप इसमें बताओगे उसे हाँ कैसे बिल्कुल solve करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही यूज होगा, इसी चैप्टर में यूज ओके होगा. सर. ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम सबसे पहले बात करेंगे पार्टिकल किसे कहते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल? Particle. Who can answer? Who will try to answer this question? May Particle. sir, may I answer? Sir, may I answer? Yes, you can. Sir, particle means any object, small or big. ठीक है. Are you a particle? It's an object which has a mass. अच्छा. So my question. Sir, it goes, must be unit. Sir, something must be made by it. कोई वैसे रुक जाइए. रुकिए, बस हो गया आपका पारी खत्म. मैं किसी और से पूछना चाहता हूँ. अक्षत शर्मा, will you tell me something about particle बेटा? श्रेय राणा हैंड लोअर कर लो, तुम बोल चुके जो बोलना था. श्रेय राणा, अब सबको भी मौका देना बेटा. अच्छा, कोई बोल ही नहीं रहा. क्या नाम है? तनुश्री. हाँ बोलो. तनुश्री या कोई और बताना चाहता, बताइए, जल्दी बताइए. तनुश्री, आर यू प्रेजेंट? Sir, we can define particles, sir, as in. बोलो हर्ष. हाँ बोलो. Sir, a particle is a substance which has a relative slightest smaller mass as compared to the other. Means it could have one atomic mass. नहीं, यहाँ वो चीज नहीं. तनीष दुआ, will you answer बेटा? तनीष दुआ. Sir, a particle is a small objects, the parts of the object. It's wrong. Wait, आइए मैं बता. तनीष दुआ, will you answer?
सी Sir, हाँ can I- बोलिए, यस प्लीज, the जल्दी। particle is very small, localized object नहीं that नहीं has नहीं mass नहीं, प्लीज प्लीज 10 प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, ओके, इट्स नॉट करेक्ट। सपोज आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी by a train. The distance of Delhi to Varanasi is around 900 kilometers. And the length of the train is around maximum to maximum 1 kilometer length की होगी ट्रेन, मान लो बहुत बड़ी लंबी ट्रेन, बोगी होगी सब मिला करके। The distance traveled by this train with respect to its dimension is too large. So when we study the mechanics of the train, we should consider train as a particle. पार्टिकल का मतलब मास जीरो होना सिर्फ नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए, काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन and it's travel a distance and it travels a distance larger than, very very larger than its dimension, then we should consider this object as a particle, this object as a particle, as a particle. अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वही जो मैंने बोला, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, a person going from Delhi to Varanasi by train, by a train, by a train. The distance traveled by train is around 900 kilometers, which is very larger than it's larger than the length of the train, the length ब्रैकेट में 1.5 किलोमीटर लेंथ मान लिया हमने ऑफ द ट्रेन, ठीक है। देन वी कैन कंसीडर द ट्रेन एज अ पार्टिकल। क्या ट्रेन का मास बहुत कम होता है? बताओ बेटा। नो सर। हाँ, तो No, पार्टिकल sir. मानने के पीछे रीजन सिर्फ ये है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो उसके लेंथ के कितना पड़ा। आई थिंक पार्टिकल का दोबारा concept आप बोल रहा बेटा सर वो विकास? आवाज अच्छा, मैंने यही लिखा कि एक पर्सन जो है दिल्ली टू वाराणसी जा रहा है, जो मैंने लिया था एग्जाम्पल ट्रेन से, ठीक है। तो जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल की वो लगभग 900 किलोमीटर है, करीब 39 या ऐसा कुछ किलोमीटर है, एग्जैक्टली याद नहीं, which is very larger, which is very very larger than, ठीक है, very 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 larger than the length ट्रेन की मान लिया 1.5 किलोमीटर, ठीक है, length of the train. Then we can consider the train as a particle. तो ट्रेन को मेजर पार्टिकल की तरह से ट्रीट करेंगे। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर, हाँ बोलिए। सर अगर लेंथ जो है ट्रेन की वो इक्वल होगी डिस्टेंस के, तब उसको सवाल पार्टिकल बोल। नहीं बोलेंगे, सब पार्टिकल नहीं होगा, ठीक है। यस सर, ओके। तो पार्टिकल का डेफिनेशन सिर्फ ये है।
आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल जान हमें क्वेश्चन में देयर इज अ पार्टिकल मूविंग अराउंड एक्स एक्स ऐसा लिखा मिलेगा। पार्टिकल का मतलब कि जो बॉडी है उसका डायमेंशन जितना डिस्टेंस मूव किया उससे बहुत कम है। तो पार्टिकल बताने के पीछे रीजन हमारा ये है। अब हम बात करते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अभी तो मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा था पार्टिकल क्या है। नाउ वी विल स्टार्ट द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सर हमारे हाँ बोलिए। सर आपने डेफिनेशन में लिखा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड इट ट्रेवल अ डिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज देन इट्स डायमेंशन। सब अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही मतलब कम डिस्टेंस ट्रेवल किया हो अपने डायमेंशन के हिसाब से, तो वो वो पार्टिकल क्या नहीं होगा, पार्टिकल नहीं होगा, इट इज कंसीडर्ड एज अ बॉडी। उसको एज अ बॉडी कंसीडर, ठीक है। रिजिड बॉडी मान लो, कुछ भी मान लो, अंडरस्टूड। यस सर। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में आने से पहले सबसे पहले आप जानेंगे कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन क्या है। कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, किस ऑब्जेक्ट को रेस्ट बोलेंगे, किस ऑब्जेक्ट को। तो देखो ऐसा है कि रेस्ट एंड मोशन का कोई कंसेप्ट यूनिक कंसेप्ट नहीं। कैसे नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो हो सकता है किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, ठीक है। तो जब भी हमको रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट डिफाइन करना होता है तब कोई न कोई रेफरेंस पॉइंट हम मानते हैं, खासतौर से एक्स वाई एक्सिस और ओरिजिन मान लेते हैं या जेड एक्सिस के साथ, और ओरिजिन को रेस्ट में रख करके फिर हम देखना शुरू करते हैं कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं। तो देखिए मैं जरा लिखता हूं, द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज नॉट अ यूनिक कंसेप्ट। पहली बात तो ये कि यूनिक कंसेप्ट कहते किसे। सुरेश जैन आर हियर? सुरेश जैन, सुरेश जैन बोल ही नहीं रहा यार। यस सर। बताओ जरा कुछ यूनिक कंसेप्ट के विषय में कुछ तुम जानते हो तो। सर क्या? यूनिक कंसेप्ट किसको मानेंगे बेटा, किसको कहेंगे यूनिक कंसेप्ट है ये? यूनिट कंसेप्ट। यूनिक 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 कंसेप्ट, Unique हाँ हाँ हाँ। सर एवरेज वेलोसिटी का शायद एक यूनिक कंसेप्ट है। नहीं 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 नहीं, ठीक है कोई बात सॉरी एवरेज नहीं, सॉरी सर, रिलेटिव वेलोसिटी। नहीं नहीं। और कोई बताना चाहेगा? एनीबॉडी? May I? हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक यूनिक कंसेप्ट है। ठीक है। Gravitation, और कोई law of gravitation. सर वो तो नाइन्थ में पढ़ा था ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहाँ हम पढ़े ट्राई थे कर मतलब? सर। यूनिक कंसेप्ट का बोलो। मतलब है हाँ, कि hello, sir. ऐसी स्टेटमेंट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। हाँ, the statement which is universally accepted is called as the unique concept. Correct, correct श्रेय राणा। देखिए ऐसा है कि जैसे हम एग्जांपल लेके सन राइजेज इन द ईस्ट, सो सन राइजेज इन द ईस्ट फॉर एवरी पर्सन। ऐसा थोड़ा होगा कि मेरे लिए ईस्ट में हुआ है, श्रेय राणा के लिए वेस्ट में हो जाए, किसी और के लिए नॉर्थ में हो जाए, किसी के लिए हो ही ना, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे कंसेप्ट को जो सबके लिए सेम चीज हो, इवेंट सेम दिखे हर पर्सन के लिए, दैट इज कॉल्ड यूनिक कंसेप्ट। और अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज दिखे तो वो यूनिक नहीं होगा। अब कैसे यूनिक नहीं है रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट, इसके लिए एग्जांपल देता हूं। देखो मान लो, कंसीडर द टू कार्स, या एक ही मान लेते, कंसीडर ए कार इज मूविंग with a speed, with a velocity of
60 किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर में देखा तो 60 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आने दो। ठीक है, द मोशन ऑफ द कार is absorbed by a person on the road, ठीक है, and also absorbed by the passenger in the car। यानी दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा? द पर्सन ऑन द रोड विल से दैट तो बेशक ये है कि 60 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व नहीं करेगा क्योंकि उसके पास स्पीडोमीटर नहीं है, बट द पर्सन ऑन द रोड विल से दैट कार इज इन मोशन, कार इज इन मोशन। क्यों कहेगा ऐसा? बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू हिम, यानी उसके अपने रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू हिम the position of the car changes with time, ठीक है। लेकिन जो पैसेंजर कार में होगा उसको क्या लगेगा? या उसको ऐसा लगेगा कि उसके बगल में जो ड्राइवर बैठा है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है? कतई नहीं, उसको तो हमेशा बगल में ही बैठा दिखेगा, तो वहीं से ऑब्जर्व करेगा, नहीं भाई ड्राइवर तो जो मेरे बगल में बैठा रेस्ट पे दिखेगा। हाँ बिल्कुल सही, उसको क्या दिखेगा कि कार रेस्ट में, क्योंकि ड्राइवर उसके बगल में एकदम बैठा हुआ, कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, while the passenger in the car when observe the driver or the car, दोनों में से किसी, चलो तो ड्राइवर ही रख लो। when observe the driver in the car, the position of the driver does not changes, of the driver does not changes with respect to then he analyzed that, yeah, then he analyzed that the car that rest with respect to him, तो अब बताओ, एक पर्सन जो सड़क पे खड़ा हुआ रहा है कि कार चल रही है, और दूसरा जो पर्सन पैसेंजर जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ रहा है कि कार रुकी हुई है, तो दो आदमी के लिए दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो गया। तो क्या इसको यूनिक बोलेंगे? नहीं बोल सकते। एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या? जो पर्सन सड़क पे खड़ा है, सड़क के किनारे देखते हैं आप ट्रीज लगे होते, पेड़ लगे होते, जो पर्सन सड़क पर खड़ा हो क्या कहेगा कि ट्रेन चल रहा है क्या? जो पर्सन सड़क पर खड़ा करे ट्री जो है रेस्ट में, और जो पर्सन पैसेंजर आपका कार बैठा वो क्या बताएगा? उसको लगेगा कि हम तो रुके हुए पेड़ ही हमारी तरफ आ रहा है। ऐसा लगता नहीं कभी आप जाओ कार में बैठ के या बस में बैठ के जाओ तो बहुत दूर की जो चीज होगी वो लगेगा कि उसकी तरफ आ रही है।
जबकि एक पर्सन जो है आपका अगर खड़ा है रोड पे तो उसको नहीं लगेगा ऐसा, उसको लगेगा कि नहीं भाई जो चीज जहाँ है वहीं पर है, कोई मोशन नहीं उसमें। तो ये भी ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि ये जो रेस्ट एंड मोशन है उसका कंसेप्ट यूनिक कंसेप्ट नहीं है। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट एवरीवन? सबको समझ में आया? Yes, रेस्ट sir. एंड मोशन। Yes, sir. हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। आपने जो थर्ड लाइन में लिखा है, तो जहाँ पर आपने लिखा है कि the car is observed by the person on the road and also observe the passenger, तो सर यहाँ पे by होगा या फिर also observe the passenger ही होगा? क्या चीज बेटा, कहाँ बोल रही हो तुम? इतना थर्ड अंग्रेजी लाइन। का क्या? थर्ड लाइन में क्या है, कहाँ पर? यहाँ ऊपर सर में? यस सर, उसके आगे। The motion of the car is absorbed by a person on the road, ठीक तो है, and also absorbed by the person in the car। by सर होगा ना वहाँ पर? क्या? वहाँ पर by होगा ना, and also observed by the passenger। कोई बात नहीं, लिख लो भाई। हाँ सर, मुझे वही कंफ्यूजन था कि वहाँ पर होगा या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतनी इतनी अंग्रेजी तुम लोग को आती है तो ज्यादा क्या, ठीक है ओके ना? सर। हम फिजिक्स जानते हैं, ठीक है। हम जब पढ़ते थे बीएचयू में, एक बार इसी के लिए मैं काम लिखा है, क्योंकि अपना प्रोफेसर को जो है मैं कहा कि आप अंग्रेजी का ये मिस्टेक है, कहा कि अंग्रेजी पढ़ने आया हो। चलिए भाई ठीक है, ठीक है, तुमको आप सुधार करिए, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी सीख जाऊंगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ूं, अब मैं आगे बढ़ूं? यस सर। Sir, थोड़ा लिख लें। जल्दी से लिखो। ओके सर। सुरेश जैन, अब समझ में आया बेटा कि यूनिक कंसेप्ट किसे कहते हैं? यस सर। ठीक है, यूनिक कंसेप्ट का मतलब कि आपका जो सबके लिए यूनिक हो, है ना? ठीक है। विकास कुमार खत्री, यस सर, समझ गया। समझ गए? चलो अब यहाँ से हम लग जाओ पूरा। अब देखो, जब हम जान गए कि रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट यूनिक नहीं है, तो रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको एक ऐसा पॉइंट मानना पड़ेगा जो रेस्ट में हो, जो रेफरेंस पॉइंट हो, ठीक है ना? तो मैं यहाँ अलग कलर से लिख रहा हूँ, टू डिफाइन। पेज चेंज कर लीजिए। एक अभी तो है, एक लाइन लिख दो, इसको कर दूंगा। टू डिफाइन द Okay. rest and motion, rest or motion of an object, the state of rest or motion. To define the state of rest or motion of an object, ठीक है, we need, yeah, to define the state of rest or motion of an object, we have a reference point at rest. Reference points, ठीक है, at rest, ठीक है, with respect to reference point, respect to reference point, with respect to reference point, if the position, देखिए रेफरेंस पॉइंट कहाँ होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्ट बोले? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, द पोजीशन, ठीक है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with time, then the object is in motion, otherwise at rest. तो हमको
रेस्ट एंड मोशन कंसेप्ट डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा जिसको रेफरेंस पॉइंट हम कहेंगे, जो रेस्ट में रहे। इतना नोट कर लीजिए तो पेज में चेंज कर, इतना नोट Yes, कीजिए, sir. सब लोग नोट कर लिया। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir, कर लिया। सबने कर लिया? Yes, sir. बड़ा फास्ट है तुम लोग। यस सर, हो गया सर। चलिए थैंक यू। हो गया सर। चलिए ठीक है ठीक है। तो मैं पेज को चेंज कर रहा हूँ। अब तक कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? नो सर। No, sir. सारी बात दिमाग में घुस गई। यूनिक कंसेप्ट किसे कहते हैं? Yes. ठीक है। रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट क्या है? यस सर। अब आप आइए, रेफरेंस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये डिटेल में हम पढ़ते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ठीक है ना? तो आपका यहाँ पर मैं कहूंगा कि रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो देखो अब हम जरा तीनों बात यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में क्या फर्क है, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन भी किसे कहते हैं, देखते जाइए आप। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक 2 या 3 डायमेंशनल एक्सिस खींच लिया। इस एक्सिस को भी खींचने का एक, ऐसे नहीं कि एक्स वाई एक्सिस कहीं मान, किसी को एक्स किसी को, वो जब वेक्टर पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे। तो दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। 3 डायमेंशनल एक्सिस हमारी आंख केवल 3 डायमेंशन पे देख सकती है। ये ओरिजिन है। अब अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे चले, यूं ऐसे जाए, एक्स वाई प्लेन में चल रहा है सपोज, और यहां पे हमने देखा, यहां मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट हमने 1,1 माना। किसके रिस्पेक्ट माना? ओरिजिन के रिस्पेक्ट। ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0,0 3 0, तो बल्कि 3 डायमेंशनल एक्सिस माने हैं। तो एक काम करते, तीनों के लिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं। 3 डायमेंशनल मानेंगे ना तो तीनों कोऑर्डिनेट, यस सर। ठीक है। और यहाँ पर भी हमने मान लिया कि अब आपका इसका कोऑर्डिनेट हमने 0 मांगे, जेड कोऑर्डिनेट हमने 0 मांगे। थोड़ी देर बाद ये t बराबर 0 पर पार्टिकल पी पॉइंट पर था, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कोई ओरिजिन पर कोई पर्सन खड़ा है, मान तो देख रहा है ऐसे। फिर ये पहुंच गया क्यू पे, टाइम मान लो 1 सेकंड लगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ कोऑर्डिनेट देखा गया तो आ गया आपका 2,1,0। तो पाथ कैसा है इसका? स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से अगर आप देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट केवल चेंज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट पहले भी 1 था अभी भी 1 है, जेड कोऑर्डिनेट 0 था अभी भी 0। दैट इज फिगर 1। यस सर। अब अगर मान लीजिए कि हम ध्रुव, समझ में आ रहा बेटा? यस सर। ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन। अब अगर मान लो मैंने ये पाथ कंसीडर किया, ये भी स्ट्रेट लाइन है पाथ, लेकिन यहाँ पर p कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट था 1,1,0, ये t बराबर 0 पे था। यहाँ पर q कोऑर्डिनेट जो था, q का किसी टाइम t बराबर 1 सेकंड पर मान लो, हम टाइम न भी लिखे चलेगा, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट मान ली हम 2,2,0। ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन देखिए आप दो कोऑर्डिनेट चेंज होते नजर आ रहे हैं, ये दोनों एक्स और वाई दोनों, यस सर। ना। ये फिगर आप 2 मान लीजिए।
अब फिगर भी हम स्केच कर रहे हैं। श्वेत जैन, एक और बच्चा है जैन। हाँ समझ Yes, में आ रहा है sir. बेटा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. सक्षम जैन, एक्सप्रेस और सक्षम Yes, दो लोग हैं sir. ना? हाँ Yes, sir. यार, मैं तुम दोनों का नाम मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ यार। किसको बुलाना चाहता हूँ बुला किसी और को देता हूँ। Sir, I am Saksham. Yes, sir. अरे नहीं याद रख पाऊंगा, मेरी ये डिमेरिट है बेटा, मैं नाम याद नहीं रख सर पाऊंगा। आप डबल एस बुला लिया करो। सर आप डबल एस बुला लिया करो। कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब मान लो हमने कुछ कैसा भी ले लें, चलो है ना, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है भाई। बस यहाँ आ चुकी 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन का लुक देना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। यहाँ P का कोऑर्डिनेट हमने लिया, P का कोऑर्डिनेट लिया 1 1 मान लो 1, और Q का कोऑर्डिनेट ले लिया 2 2 2 वो, ये तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर गए, t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकंड। जबकि अभी भी पाथ कैसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे मान लो अभी इसके लिए मैं बताऊंगा, अभी एक और फिगर बनाऊंगा। क्या, चलो इसके लिए यही बना देता हूं ताकि समझ में आ जाए इन दोनों के लिए। ये समझो कि ये क्यूब है, तो रूम है, क्यूबिकल रूम है समझो। एस.सी. वर्मा साहब ने इसके ऊपर क्वेश्चन दिया वेक्टर्स में। एक दौर था कि ये पूरी किताब ही मुझे आती, रश्मि कैडे, एस.सी. वर्मा, ये लोग सब याद था। बच्चे क्वेश्चन बोलते थे, मैं पहले आंसर लिखता था फिर सब उसमें। आओ देखो, अब देखो मान लो कि हम ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए सुविधा के लिए बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब कोऑर्डिनेट यहाँ लिखूंगा नहीं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। अब कोई पार्टिकल यहां से चले और ऐसे खींच क्यों मेरा भाई, अगर ऐसे चला जाए, इमेजिन करिए, यानी रूम के नीचे बॉटम वाले कोने से जो छत है वहां पर डायगनली अपोजिट चला जाए, पाथ स्टेप लाइन। अच्छा, इसके लिए देखिए, इस वाले के लिए क्यूबिकल रूम ही ले रहा हूं। ये था आपका एक्स एक्सिस, ये था आपका वाई एक्सिस, ये था आपका जेड एक्सिस। मैं इसके लिए फिगर बना अलग से बना रहा हूं, समझे बात को? तो एक काम करते हैं, हम इसको एक्सिस ही चेंज कर देते हैं, है ना, अपने आप ही पता लग जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड। तो समझो कि पार्टिकल ऐसे चलता है, रुक जाओ जरा सा बनाने को, ये ऐसे जा रहा है। सर जो ये आपने फिगर सेकंड लिखा है, बाद में सेकंड की पार्ट है क्या, अलग है फिगर थर्ड है? नहीं थर्ड है बेटा, सेकंड लिखा गया है, दिस इज थर्ड, सेकंड का पार्ट। ओके, ठीक है, ये यहाँ जा रहा है। अब देखो ये ओरिजिन से चला 0,0,0,0, और यहाँ पर तो जेड कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चूज होगा। तो मान लो ये 1 1 0 आ गया। यहाँ पर लिखे तो 0,0,0, यहाँ क्या हो गया 1, क्यूबिकल रूम है तो 1 1, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज किया 0 0। मैं अलग फिगर बना रहा हूँ, वो अलग था ये अलग था। अच्छा मान लीजिए, चलिए इसके लिए भी इसी जैसा एक बना देता हूँ।
ताकि एकदम दिमाग में घुस जाए जो कंसेप्ट मैं चाह रहा हूँ सारा। लोग स्ट्रेट लाइन मोशन को वन डायमेंशन ही समझ लेते हैं, जबकि हर एक स्ट्रेट लाइन मोशन वन डायमेंशन नहीं। श्रेया, एम आई राइट अराउंड? शायद हो सकता है यस थोड़ा सर, यू आर राइट सर। आपने पहले भी बताया था एक एक्स्ट्रा क्लास में ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो मुझे ध्यान है। तो दिस आई कैन से एक्स एक्सिस, या आप मान लीजिए इसको जेड एक्सिस ले लीजिए, इसको एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसको वाई एक्सिस ले लीजिए, ये हो गया ओरिजिन। अब देखो यहाँ पर कोई पार्टिकल इस पर चले, यहाँ पर चले, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखे हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेट मान लो 1 0 0 है, एक्स एक्सिस और वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब देखिए सारे पाथ में स्ट्रेट लाइन है, हम अलग अलग इस फिगर को बता देते हैं। इसको मान लीजिए फिगर 4, ये फिगर 5, ये फिगर 6, सब में आप देख रहे हैं कि पाथ कैसा स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या ये सारे वन डायमेंशन? नहीं। फिगर 1 and 4 is one dimensional. Figure 2 and 5 is two dimensional motion. Figure 3 and 6 is three dimensional motion. रीजन उसका मैं बता रखा हूं, फिर रिपीट करता हूं। देखिए फिगर 1 and figure 4 is one dimensional motion. ठीक है, बिकॉज Yes, sir. ओनली विकास नहीं बोला, विकास बोला हूं मैं बिकॉज ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम, ओनली वन कोऑर्डिनेट। Coordinate is changing. Okay, that is x coordinate. तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करे तो उसको क्या बोलेंगे हम? वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, फिगर आपका 2 and 5 में क्या चेंज कर रहा है? एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। फिगर 2 and 5 is two dimensional motion. मोशन, या इसी को मोशन इन ए प्लेन बोलते हैं। आप लिख मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, ठीक है, बिकॉज only two coordinates are changing. Are changing. ठीक है, that is x and y both coordinates are changing. Are changing. फिगर आप देख रहे हैं 3rd and 6 में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। फिगर 3 and figure 6, ठीक है, all the three coordinates ठीक है, three coordinates x, y and z are changing. ठीक है, changing, then it is motion in 3 dimensions. तो
तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन के पीछे रीजन का एक क्वांटिटी चेंज करे तो 1 डायमेंशन 2 क्वांटिटी चेंज करे 2 डायमेंशन 3 क्वांटिटी चेंज करे 3 डायमेंशन। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है? इन ऑल सच figures, such motion represented in above figures, the path of the motion कैसा है path भाई बताइए? Straight line. The straight line. Straight line. path. Motion straight line, straight line। एक बार लास्ट वाली फिगर बची है। एक मिनट रुक जाओ, स्ट्रेट लाइन अभी दिखाता हूँ। स्ट्रेट लाइन, so we can say that all the straight line motions are not one dimensional motion. Motions are not one dimensional. Motion, but one dimensional motion is always a straight line motion। ये याद रखिएगा। The straight line motion। कोई कह दे स्ट्रेट लाइन मोशन वन डायमेंशनल होगा तो आपका आंसर है नो। मे बी स्ट्रेट लाइन मोशन जरूर थोड़ा हो जाएगा। हाँ, किसको लास्ट फिगर क्या बोल रहे थे बेटा? देख लो सर, मैं थोड़ा मिटा के यहाँ पर लिख देता हूँ कायदे से, चला प्लस लिख देता हूँ। हो गया, देख लिए? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर क्लास के बाद आप 15-10 मिनट थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो? ले लूंगा, बताओ। सर वो फ्री बॉडी डायग्राम और बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट से मिलना था उसी चैप्टर में। 10-15 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। कब है तुम्हारा एग्जाम ये बताओ? सर वैसे तो 24 को है। नहीं तो कोई बात नहीं, भी रुक जाओ। एक जिस दिन तुम्हारा छुट्टी रहेगा ना, या किसी दिन संडे वनडे को मेरी क्लास कम रहेगी, उस दिन ले लूंगा। ओके सर, ठीक है। अभी वो जो पढ़ाया था समझ में आ गया था? सर कौन सा चैप्टर? नहीं बेटा, इसको कोई स्कूल में एग्जाम है तो आज तुम तो डाउट क्लास में थे नहीं, इसने कहा था तो मैंने फ्रिक्शन बढ़ा दिया था। अब पता नहीं कितना समझ में आया, नहीं मालूम मुझे। अब यही बताइए कितना समझ में आ गया था। सर वो मैंने पहले भी कर रखा था थोड़ा सा, इसलिए मेरे को आ गया था। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, ये इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ूँ मैं। सब लोग लिख लिए? सब लोग लिख लिए? अभी लिखा। लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तो हमने देखा कि रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट क्या है, वन डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे, 3D मोशन किसे कहेंगे, पता चल गया। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट? सर आपने पेज चेंज लिखे थे बेटा, अभी इसमें काफी जगह कहोगे तो कर दूंगा, कोई फायदा नहीं। चलो कर देता हूँ। नहीं सर, एक्चुअली सर पेज चेंज नहीं करते हो ना सर, लग हो जाता बाद में अगर नोट्स देखेंगे तो। कोई बात नहीं, कर दिया ना। ठीक है, सर प्रीवियस पेज दिखा दोगे एक बार? एक मिनट बताता हूँ। लो भाई, देख लो क्या देखना है, बताओ।
स्क्रीनशॉट लेना था सर, इतना था ना। हाँ हो गया, सर हो गया। ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो भाई ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप 9th क्लास बल्कि और छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टिकल जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते का टोटल लेंथ जितना जिस तरीके से गया उसको बोलेंगे डिस्टेंस, और जहां उसे पहुंचना है वहां तक जाने का अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए तो उसे बोलेंगे डिस्टेंस। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। अच्छा ऐसा है क्या? सब लोग क्या मेरी वॉइस लो आ रही है? यस सर राइट, यस सर राइट सर, लो आ रही है। ओके ओके, अभी मैं टेस्ट कर लेता हूँ, अभी तक तो नहीं इसी दिक्कत थी लेकिन हो सर सकता है। मेरे ख्याल से किसी एक बच्चे ने और माइक ऑन किया, उसकी वजह से आपकी वॉइस कट रही है। जैसे अभी सुबह से लगातार क्लास ले रहा हूँ तो अभी तो प्रॉब्लम नहीं आई, हो सकता है उसमें समय थोड़ा तो सर वॉइस क्लियर आ रही है, तो आपकी वॉल्यूम है ना वो साउंड क्वालिटी लो हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मैं धीमे बोल रहा हूँ। यस सर। तो तेज कर देता हूँ, ऐसा क्या है? नहीं थोड़ा स्पीड का भी इशू है, वेट अ सेकंड मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। तो स्पीड का इशू है होगा, अब हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, मोर देन एनफ इतने तक तो ठीक है। मैं थोड़ा लाउडली now it's okay, right? यस सर। Give me a moment. It's an enough consistency भी देखिए, स्टेट प्राप्त जा रहा है। That's okay, thank you. So the actual path length, ध्यान रखिएगा, the actual path length, इस पर यूडोक का पहला क्वेश्चन है। length is called the distance, ठीक है, while the shortest path length is called the displacement। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। वर्मा साहब में क्वेश्चन है, ठीक है, कि वो दिल्ली टू पटना जा रहे हैं, मैं दिल्ली टू वाराणसी कभी जाता हूँ, चलो ठीक है। तो अगर ट्रेन से जाते हैं तो अभी हमने देखा कि अराउंड 900 किलोमीटर है और मुझे जाने में तकरीबन 13 आवर्स लगते हैं, और अगर वही मैं बाई एयर जाऊं तो हार्डली 1 आवर 25 मैक्सिमम। जाहिर सी बात है कि प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन डिस्टेंस भी जो एयर डिस्टेंस होगा रोड डिस्टेंस से कम होता है, बात आप समझ, ठीक है। तो मैं इसी को एज एग्जांपल बना लेता हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी by a train, शिव गंगा, ठीक है, travels a distance around 900 kilometers, शायद 823 kilometers in 12 hours, ठीक है। On returning,
catch up light. And travels an air distance distance 200 किलोमीटर. लेट इट बी ऐसी हाइपोथेटिकल मान लिया, मुझे पता नहीं कितना है. इन 1 hour 25 minutes. ठीक है. Therefore the shortest path क्या होगा? shortest path air distance होगा. Sir, path is air distance called displacement. इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. समझे बात को? और डिस्टेंस की बात की जाएगी तो ट्रेन जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है. फॉर द डिस्टेंस we should consider the distance traveled by train. ठीक है बेटा, ये एग्जांपल नंबर 1 था. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझे. एग्जाम्पल 2 में और क्लेरिफाई हो जाएगा. Yes. एग्जाम्पल 2 में और क्लेरिफाई हो जाएगा. मान लो हमने किसी एक को आपने से ले लिया और वो क्या है कि सपोज यू हैव टू गो समवेयर एंड रिटर्न टू योर फ्रेंड्स होम इज योर डेस्टिनेशन. ठीक है. चलो मैं ले लेता हूँ तनीस दुआ. स्पेलिंग सही है बेटा? तनीस दुआ Yes. है कि नहीं? तो मैं स्पेलिंग नाम का सही लिखा हूँ? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरा नेट नहीं आ रहा. मेरा yes sir, yes sir. एग्जांपल ऐसा लग रहा है आई एम कि गोइंग बीच में फ्रॉम कोई दिल्ली बोल तो रहा है. फिर हो गया. क्या हो गया बेटा? ऐसा लग रहा क्या? सर जैसे ऐसा लग रहा है बीच में कोई बोल रहा है, घुट घुट की आवाज ज्यादा आ रही है. सर आवाज क्लियर. अच्छा अच्छा. अरे नेटवर्क तो मेरा ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे साइड से कुछ गड़बड़ होगा. अभी बताओ अभी ठीक है? आपकी अभी वॉइस background- बिल्कुल ठीक आ रही है. ठीक है. तनीस दुआ इज गोइंग टू द मार्केट. ठीक है. एंड इन रिटर्निंग he stays at his friend's home. Friend's home. ठीक है. As shown in figure. तो जैसे देखिए फिजिक्स में कहता हूँ कि अंदर से डेवलप होनी, कहीं रट के नहीं सीखा जा सकता. और ये उतना ही मैं क्या कहता हूँ, जितने बड़े बड़े लोग वो कहता हूँ, मैं तो उनकी बातें को रिपीट करता हूँ. मान लो तनीस दुआ यहाँ पर थी, इनका घर यहाँ पर ए पर है और मार्केट गए बी तक. यही रोडो का पहला क्वेश्चन है. और जब लौटे तो उनके फ्रेंड का घर सी पॉइंट पर है. ये बीच वाला जो टर्निंग दिखा रहे हैं समझाने के, टर्न के लिए उसी पाथ पर वापस आएंगे, लेकिन हम टर्न करके दिखा रहे हैं जानबूझ के, कंफ्यूजन ना हो. ये मत समझिए कि ये हम ले रहे हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ठीक है ना? क्योंकि फ्रेंड का घर सी पर ऐसे घूमे और आ गए ऐसे. ठीक है. ऐसे टर्न किया, ऐसे आ गए, या घूम कर ऐसे घुमा ऐसे आ गए. तो अब आपसे पूछा जाए डिस्टेंस क्या होगा, कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किए. ये मार्केट है भी, ये तनीस का होम है. सर ए बी और फिर पूरा घूम के सी. AB plus BC. हाँ. AB plus BC. A to B plus B to C. फ्रेंड्स होम, सी फ्रेंड्स होम. ठीक है. तो अब डिस्टेंस कितना होगा? AB प्लस BC हो जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो कितना AC. वेरी क्लियर. और AC को हम क्या लिख सकते हैं बताओ?
ए बी माइनस बी सी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया? यस यस सर। किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली आपने? ए बी माइनस बी सी। आधार ये गए तुम ए से बी डिस्टेंस, मान लो 10 किलोमीटर गए और लौटने में 7 किलोमीटर आए और 7 किलोमीटर अपने फ्रेंड्स के घर रुक गए। एक्चुअली ये लेंथ मत लेना तुम, मैंने पहले भी कहा था कि आप जाओगे ऐसे लौट के इसी पाथ पर, सी यही कहीं है, तो कंफ्यूजन नो इसलिए थोड़ा अलग से बना दिया, समझे श्रेय राणा? अरे क्या नाम है? यस सर। हाँ, तो बेटा ये जो लेंथ हुआ यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। कितना लेंथ हुआ बताओ? 10 - 7 होगा सर। डिस्प्लेसमेंट ये होगा या फिर ये होगा कि जो मतलब एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे, और उसकी जो हाइपोटेन्यूज होगी? अरे कुछ नहीं, गलत सलत उल्टा सीधा बोल रहा है। फिर भी ये होगा, जितना पता उतना सुनो। 3 किलोमीटर होगा राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो भाई? ये यही से बना रहे हो सर क्या? वो उसको लग रहा है कि घूम के आए हैं वापस, वो ना- नीचे नहीं, वाला नहीं, उसको लग रहा है अलग पाथ है। ये ऐसा नहीं बनाना बेटा, समझे? हाँ सर, मैं ऐसे ही सोच रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने अभी भी बनाया, तुम देखे नहीं। मैंने कहा जाना ऐसे है और लौटना भी इसी पर है, तो हमने जानबूझ के ऐसे बना दी कि दोनों तीनों पॉइंट अलग अलग दिखे, एक ही रास्ते पे वापस आ रहे, समझे? वैसे Yes, तुम sir. सोच सही रहे थे, लेकिन ठीक है, ये सही है। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ। का पहला क्वेश्चन है। हाँ 1.1। अरे कह तो रहा हूँ कि जब क्लास में मैं घुसता था ना, 600 बच्चे बैठते थे क्लास में, मजा आ जाता था क्लास में, लगता था एक सभा को एड्रेस कर रहे हैं। आज से 2002 की बात है, 2002 की 97 98 मजा आता था। और वहाँ से ऑल इंडिया रैंक 2nd 3rd 8th 9, जबरदस्त खतरनाक बच्चे थे। वैसे बच्चे तो मिले ही नहीं। एक मेरा स्टूडेंट था अनुपम दुबे, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, क्रिस्टल क्लियर। जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था तब सोच लो, आईआईटी कानपुर ने उसके लिए एप्रिशिएशन लेटर भेजा था। He solved every problem in screening exams. He got 100% marks. पूरा क्वेश्चन सही आईआईटी के एग्जाम में, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों से। और देखो उसकी क्लास में जाने से पहले रात भर पढ़ना पड़ता था भाई। आइए, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। मैं आगे बात कर रहा हूँ कि अब बात करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी का। किसकी बात करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। तो देखो बेटा, ऐसा है। नो सर। ठीक है, थैंक यू। ऐसा है कि एवरेज वेलोसिटी, जैसे मान लो तुम अपने घर से चले इंस्टीट्यूट के लिए या स्कूल के लिए, जहाँ कहीं भी करो, बस से या कार से आ रहे हो, सड़क पर, स्टेट सड़क तो होगी नहीं, कई जगह टर्न होगा, क्या होगा, तब जाके पहुंचोगे। और आपने से पूछा जाए, स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी का खराब हो, पूछा जाए कि भाई कितना स्पीड था तुम्हारा या कितना वेलोसिटी था आपको अपने घर से इंस्टीट्यूट तक आने में, कितनी वेलोसिटी से, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको डिस्टेंस पता है कि आपके घर से इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना लगा पता है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि वही स्पीड हमेशा आपकी रही हो कार की, कहीं उससे कम भी रही होगी, कहीं उससे ज़्यादा। जैसे मान लो कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर, स्पीड था मान लीजिए आपका 30 किलोमीटर ट्रेवल किया आपका, सपोज मान लीजिए आधे घंटे में, यानी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये जरूरी थोड़ा है कि हमेशा गाड़ी जो है 60, यानी रेड लाइट पर आएगा तो भी 60 किलोमीटर चलता रहेगा, नहीं ना, वहाँ तो रुका भी होगा या स्लो हुआ होगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ से कहाँ गए, कितने देर में गए। अगर आपसे पूछा जाए कि फलाने जगह पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, यू कांट आंसर, बता ही नहीं सकते। किस पाथ पर चले ये भी नहीं बता सकते। यू कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मोशन, like path of the motion or velocity at any instant from average velocity. You cannot get this information. You can get only from where to where you have to move, how much time you have taken,
व्हाट वाज योर एवरेज स्पीड, तो इतनी जानकारी मिलेगी। तो मैं इस बात को ऐसे लिख रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी gives overall information। भाई किसका माइक ऑन है, म्यूट कर लो भाई, है ना, ऐसा ना हो कि ठीक है चलिए। इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी, of the body, ठीक है। It does not provide ठीक है the information of the velocity at any instant किसी इंस्टेंट मतलब किसी टाइम पे, किसी मतलब है ना, किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, एंड इवन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, does not give any information about the path of the motion, यानी कैसे पाथ में चल रहा है ये भी नहीं बताता, पाथ ऑफ द मोशन। अब देखो जो मैंने डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाया था पहले की एनसीईआरटी किताब में सारी बात थी, अब नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, सब देखा था, उसका इस्तेमाल मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। मान लो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, पोजीशन मतलब मान लो एक्स, इधर एक्स है, ये पोजीशन है मीटर में, ये टाइम टी क्या है, सेकंड में है। समझो कि कुछ ऐसा ग्राफ है, किसी भी ऐसे, ये पाथ नहीं है, ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ हमने खींचा है। फंक्शन क्या होगा, एक्स और टी के बीच में खींचा है, तो फंक्शन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा, ठीक है, मैथमेटिकल भाषा है, तो इसीलिए मैं सब पढ़ा रहा था। तो मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल अगर है किसी समय पे, है ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से परपेंडिकुलर इधर और यहाँ से परपेंडिकुलर इधर डाल देंगे। तो अगर हम x वाला एक्सिस पर, ये x एक्सिस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है, यहाँ डालेंगे तो मान लो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उस समय जिसमें टाइम दिए थे x1 आ गया और यहाँ पर टाइम t1 आ गया। अब एक पार्टिकल मान लो कुछ देर बाद इसकी पोजीशन p से चेंज होकर q हो जा रही है, ठीक है। तो अब q के लिए अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें तो आपको अलग टाइम और अलग पोजीशन मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x2 और ये टाइम हो गया t। तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि सेकंड, बताया था कि नहीं बताया, सेकंड बोलो, हम इसको ऐसे मिला, ये सेकंड हो, ये सेकंड हो गया, और मैं इसको ऐसे मिला दूं या किसी और कलर से मिला देता हूँ, बेहतर होगा कि इसी कलर से मिला दूं, और इसको ऐसे मिला, एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। तो ये बताओ बच्चों, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी होगा, t2 माइनस t1, और ये क्या होगा बताओ, ये x2 माइनस x1 डेल्टा x होगा, डेल्टा x, जिसको हम x2 माइनस x1 लिखेंगे, और ये सीकेंड मान लो एंगल अल्फा बना है, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन कोई नहीं, एक डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखो। इसको किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, इसको किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होगी, वेलोसिटी। तो यहाँ पर tan अल्फा जो बताया वो हो गया एवरेज वेलोसिटी,
tan अल्फा का डॉट डेल्टा एक्स। समझे बात को? और ये जो ब्रैकेट कभी भी ऐसे ब्रैकेट में कोई भी क्वांटिटी लिख दी जाए तो एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। एवरेज को इंडियन आथर इसको इसे लिखते हैं वी बार वी एवरेज, जिसको जो मन में आता है ना, जैसे मर्जी के तरह ये एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब यूरोडोस आप इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो जब वेक्टर लगाएंगे तो क्या कर देंगे यहाँ पर डेल्टा एक्स अपान वेक्टर लगा के डेल्टा टी, इसको पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। यूरोडो के लिए मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में तो इसी से काम चल जाता है, यही डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। और इसी को बेटा आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, ये लिखना चाहो तो x2 माइनस x1 यहाँ लिख ही दिए हैं और डेल्टा टी को t2 माइनस टी। इतनी बात समझ में आई? इतने बात 5-7 मिनट थोड़ा ज़्यादा लूंगा मैं, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? 5-10 मिनट अगर ज़्यादा लूँ तो कोई दिक्कत तो ले लो नहीं? सर, 8 सर ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो एवरेज वेलोसिटी हमको पता लग गई। अब देखो ऐसा है कि इसमें 2-3 केसेस हम देखेंगे। केस पर अच्छा देखो, इसी एवरेज वेलोसिटी को लैंग्वेज के फॉर्म में अगर लिखे हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल Displacement upon time taken. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम टेकन। आओ आगे बढ़ते, अब केसेस में लेता हूँ। केस नंबर 1, पहले मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ, फिर इसका डेटा लिखता हूँ। तो समझो कि कोई पार्टिकल इस पाथ पे चलता है। हाँ बोलो सर, आपने कौन सा ब्रैकेट लगाया वी के अराउंड? एंगुलर ब्रैकेट इसे बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। यहाँ से यहाँ के बीच में पार्टिकल चला v1 वेलोसिटी से, यहाँ चला v2 वेलोसिटी से। ठीक है, डिस्टेंस इस तरह चला x1 और ये चला x2, लेकिन टाइम सेम लगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी था v1 यहाँ से यहाँ तक का, ये v2 था, डिस्टेंस x1 था, ये x2 था। हम क्या लिखेंगे? लेकिन टाइम सेम लगा, यानी ये टाइम जो यहाँ से यहाँ तक लिया और जो यहाँ से यहाँ तक लिया सेम था। ठीक है, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स ठीक है 2 डिफरेंट डिस्टेंसेस या पार्टिकल ट्रेवल्स with velocities v1 and v2 in equal time interval, intervals। ठीक है, then average velocity क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था? भी वेक्टर वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ मैं। टोटल टाइम कितना लगा? t + t2t। अब हम सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 को v1 × t लिख सकते हैं, x2 को v2 × t लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी की? ये लिखने में नो सर। ये t हर जगह कट गया, यानी v1 + v2/2। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ एक बात लिख दे रहा हूं मैं, when a particle travels ठीक है with different velocities
तो सर ये जो दो आप सर आपने 2t लिया हुआ है तो ये दोनों जगह टाइम सेम कैसे हो सकता है सर अगर डिस्टेंस कम है तो? अरे क्यों नहीं हो सकता? मान लो कि अगर तुम चले 10 किलोमीटर। सर समझ गया, सॉरी सर समझ गया। नहीं सुन लो, 10 किलोमीटर चले आप जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगला 5 किलोमीटर चले 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टाइम सेम नहीं आएगा बेटा। 10/5 2 है ना, और 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2.5 अगेन 2 सेकेंड, ठीक है, विथ 2 डिफरेंट वेलोसिटीज फॉर सेम टाइम इंटरवल, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी will be arithmetically am, शॉर्ट फॉर्म में am मतलब arithmetically। केस सेकंड ले रहा हूं मैं, ठीक है। केस सेकंड ये है कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल चला इक्वल डिस्टेंसेस, अलग अलग टाइम में अलग अलग वेलोसिटी से। तो मान लीजिए एकदम बीचों बीच हम इसको ले लेते हैं, दिख रहा ना, हाफ जैसा दिख रहा है, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ पर था ए, ये था बी और ये था सी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था x, ये भी डिस्टेंस था x, वेलोसिटी अलग अलग थी। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस x था, ये वेलोसिटी v1 था, ये वेलोसिटी v2 था। तो टाइम भी अलग अलग होगा, बात समझ लीजिए। वेलोसिटी अलग हो, डिस्टेंस सेम हो, तो भी टाइम अलग अलग हो जाएगा। टाइम t1 t2 मान लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखने जा रहे हैं व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स two equal distances with different velocities, the average velocity will be arithmetic mean, sorry, harmonic mean। हार्मोनिक मीन को HM लिखते हैं, हार्मोनिक मीन। ये अलजेब्रा का टर्म इसका है। मतलब क्या होता है? अभी अलजेब्रा का टर्म बता दूंगा मैं, अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। EM को बता दूंगा, GM को बता, सॉरी HM को बता दूंगा, अभी बताता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट, x प्लस x कितना होगा? 2x। टोटल टाइम कितना लगा भाई? t1 प्लस t2, बोलो ऐसा नो। तो देखो, अगर हम वेलोसिटी v1 को लिखेंगे तो x इंटू t1 लिखेंगे, और v2 को लिखेंगे तो x इंटू t2 लिखेंगे, डिस्टेंस तो सेम ही है। तो यहाँ t1 की वैल्यू, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं अभी ना, उल्टा लिख दिया। डिस्टेंस x को लिखेंगे हम v1 इंटू t1, अनदर डिस्टेंस x को लिखेंगे v2 इंटू t2। डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी टू टाइम। तो टाइम t1 की वैल्यू होगी x अपॉन v1, और यहाँ से t2 की वैल्यू होगी x अपॉन v2। ये उठा के रख दें, ये हो गया 2x अपॉन t1 की जगह पे x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो देखो, अगर हम चाहें तो इसमें से x कॉमन लेके तो कट कर दें, x कट गया, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2v1 इंटू v2 अपॉन v1। तो इसी को हार्मोनिक मीन बोलते हैं बेटा। और इस तरह का आ जाए तो इसको बोलेंगे हार्मोनिक मीन, समझे? ये अलजेब्रा में आप मैथ में पढ़ोगे, वैसे तो मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर इस केस में टाइम सेम क्यों नहीं हो सकता? कैसे सेम हो जाएगा? डिस्टेंस सेम कर दो, टाइम कैसे सेम हो जाएगा? मान लो 10 किलोमीटर गई तुम, कितनी स्पीड लेना बताओ? 20 किलोमीटर पर आवर ले लें? यस सर।
अगला 10 किलोमीटर गई तुम, कितना 10 किलोमीटर पर आवर ले लें, जरा निकलो तो टाइम सेम आएगा। नहीं सर, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, ओके अब सर। इरोडोस आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था कि इन दोनों केस को मिला के उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया था, दूसरा क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग अभी हैं इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो क्वेश्चन ले लूँ, नहीं तो फिर मैं जैसा कहूँ आप लोग ले लीजिए सर। इंटरेस्ट है सर। करा दो अभी सर पूरा इंटरेस्ट है सर। लो मैं ये किताब उठा रहा हूँ, वैसे मुझे क्वेश्चन याद है, दिख रहा होगा, ए पॉइंट ट्रेवर्स्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1.2 है। मैं वही लैंग्वेज लिख देता हूँ, तो इसको केस 3 मान सकते हैं आप। ये रोडोस आपका दूसरा क्वेश्चन है, यू कैन कंसिडर केस 3। ठीक है, चलो केस 3 में मैं रोडोस आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम IE रोडो। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि लिखते लिखते क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, कहाँ से मनस मेहता? यस मनस, सर। हाँ, अब लग रहा है कि नज़दीक पहुँच गया हूँ। सर किस चीज के नजदीक? ये चैप्टर खत्म होने के। वेलोसिटी जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएंगे, सारा आपका जो वो क्या बोलते हैं v बराबर u प्लस ए टी स्क्वायर डेरिवेशन मुश्किल से 10-15 मिनट और लगेगा, हो जाएगा। लेकिन आज नहीं करूँगा, उससे नेक्स्ट क्लास में करूँ, कल की क्लास है। कल भी क्लास होगी मेरे ख्याल से, कल क्लास है ना? यस सर। हाँ, ये पॉइंट ट्रेवर्स्ड, तो कल तक ये चैप्टर लगभग निपट चुका होगा। ओके सर। Traversed half the distance with a velocity v naught, ठीक है। The remaining part of the आपने एक distance लिखा है अ पॉइंट, उसके बाद ठीक है traversed, 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 ठीक है, of the distance, remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time ठीक है, and with velocity v2 for other half of the time, मजा आ रहा पढ़ने में? ऐसा लग रहा है यस कि सर। ये रोडो भी आपके कंट्रोल में आ सकती है। फाइंड द सर बहुत मजा आ रहा है। mean velocity of the point averaged over the whole time of motion। यानी एवरेज वेलोसिटी टोटल टाइम के लिए निकालना है, एवरेज डिस्टेंस के लिए भी आता है, होल टाइम ऑफ मोशन। इस लास्ट लाइन का मतलब ये कि पूरी जर्नी में जो टाइम लगा उसके लिए एवरेज वेलोसिटी लेना। तो पहले जरा मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। कई बार फिजिक्स में थोड़ा सा लैंग्वेज में परेशानी पड़ी की जाती है। तो देखिए आप, मान लीजिए इसमें लिखा है पॉइंट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट, मतलब सपोज कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका बीचों बीच वाला पार्ट ही v है, समझो।
अब देखो यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है और ये अगला x डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो देखिए कि ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये डिस्टेंस दोनों सेम है। तो दूसरा वाला केस आ गया, सेम डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी चला। अब लिखा क्या है, पॉइंट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी वेलोसिटी लिया वो था v नॉट था, और B से C तक का अब वेलोसिटी देखो कैसे चल रहा है। अब देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम, यानी B से C जाने में मान लो अगर टाइम t लगा, सपोज t टाइम लगा, तो आधे समय के लिए, आधे डिस्टेंस के लिए नहीं, तो एक पॉइंट और मान लेते हैं d डिस्टेंस, यहाँ पर सपोज ये d मान लिए, तो देख के ही लग रहा है कि d वाला जो है आपका मिडिल में नहीं है, जानबूझ के ऐसा माना हूं मैं, BD और DC सेम नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक ही चला, कहा है क्वेश्चन में कि ये चला यहाँ से यहाँ तक v1 वेलोसिटी से, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा B से D तक का वो t लगा मान लीजिए, ठीक है, और फिर D से C तक चला v2 वेलोसिटी से, देखो लिखा है यहाँ पर v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम, लेकिन टाइम अभी भी उतना ही लगा। अब हो सकता है कि डिस्टेंस कम ज्यादा हो, ये डिस्टेंस कम, ये थोड़ा ज्यादा, तो ये दोनों का सम मिला करके आपका x ही होगा। बात समझे ना आप? Yes, sir. इतनी बात, हाँ। तो अब ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सर ये जो, हाँ बोलिए। सर ये आपने क्या किया, मतलब आपने ये v1 लिया हाफ के लिए, फिर उसके बाद v2 लिया, बट आपने उसका दोनों का टाइम सेम ही लिया। अरे भाई यहाँ लैंग्वेज पढ़िए ना, यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है द रिमेनिंग पार्ट, अंडरलाइन कर रहा हूँ, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम, समझ गई है ना, एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम, यानी B से C तक जाने में अगर टाइम 10 मिनट लगा हो तब 5 मिनट के लिए चला v1 से, अगले 5 मिनट के चला v2 से, समझी बात को? तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, दो डिफरेंट वेलोसिटी से सेम टाइम इंटरवल के लिए चला, तो क्या करेंगे, पहले से B और D के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। तो क्या एवरेज वेलोसिटी हुआ B और D के लिए, बताओ सर। v1 plus v2 upon 2। वेरी गुड। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, नीचे एक लाइन और खींच दे रहा हूं मैं, अब हमारा क्वेश्चन जानते हो पलट गया, क्वेश्चन दूसरा बन गया। क्या बन गया जी? सर अब इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी। हाँ, तो अब तुम्हें समझ में आ गया है। कौन बोल रहा है इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी, नाम बताओ बेटा। वेरी गुड, मानस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये, तो मानस हम चैप्टर का नाम नहीं गिनाएंगे बेटा, चैप्टर में तथ्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब तुमको अंदाजा लग गया, किसी के लिए भी मैं ऐसे ही सोचता हूँ। तो ये हो गया वेलोसिटी कितना, v1 प्लस v2/2 यहाँ की, और यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो गई, v0, जो कि दिया गया है। अब डिस्टेंस क्या है देखिए, दोनों का इक्वल डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस दोनों x और x है। तो अगर कोई पार्टिकल सेम डिस्टेंस के लिए चले दो डिफरेंट वेलोसिटी से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ट्वाइस v1 v1 v2 अपन में v1 plus v2। अरे v1 यहाँ पर v0 हो जाएगा और v2 हो जाएगा v1 plus v2/2, ठीक है, अपॉन v1 plus v2, v0 plus v1 plus v2/2। इसको सॉल्व कर लो, तो क्या ये आएगा? यस सर। यस सर। ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नहीं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हो जाएगा। ये इतनी बात पूरी समझ में आ गई सभी को? किसी कोई दिक्कत? नो सर, कोई सर आपने प्रोग्रेशन कराया था, तो उसकी जो आपने लिखा ना 2 into v1 v2 upon में v1 plus v2, ये हार्मोनिक मोशन कहते हैं। चलो प्रोग्रेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। हाँ, चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, नहीं तो ये आपका ब्लर हो जाएगा। 1-2 मिनट लगा के
है ना, जान लो इसको भी हालांकि से ठीक है। सुरेश जैन हो या नहीं हो, है कि नहीं? मान लो एपी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो मान लो इसे दे दिया जाए 1 2 3 4 5, है ना, ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, इसी का उल्टा, 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ लो बात को, ये मैथ में पढ़े हो क्या कर रहा है ना? हाँ यस ये डिक्रीज कर रहा है ना आगे को, जैसे जैसे आगे को बढ़ रहा है वैसे। अरे डिक्रीज नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन्वर्स कर ले, समझ इतना जानो, डिक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा हो छोड़ो। ठीक है, हाँ। तो अगर मान लो कि कोई 3 नंबर ए बी और सी एपी में हो, आर इन एपी, ये पढ़े होगे तुम लोग, इसमें कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस डी को लिखते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू, इनके भी जो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सी माइनस डी। ठीक है, तो इसको इधर लाओ तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यही तो वेलोसिटी का रिजल्ट आया है, तो b बराबर a प्लस सी बाई 2, यानी b क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। यहाँ b क्या है, अर्थमेटिक मीन, am है। समझे बात को? क्या नाम है, शेराना? अगर यहीं पर लिख दे 1/a 1/b 1/c, ये क्या हो जाएगा, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, इसको इधर ले जाओ तो 1/b और प्लस 1/b एक साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/a, ये हो जाएगा 2/b। इसको जब सॉल्व करें तो कितना आएगा बताओ, a प्लस सी अपन ए सी आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? सर ये तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना? हाँ, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, वही तो बोल रहा था मैं, ये हार्मोनिक मीन है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, HM। समझे? सर अगर जो सर मिडिल टर्म होती है, अगर सर जैसे 3-4 टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो मिडिल टर्म 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी होगा। हाँ अच्छा ठीक सर, है, ठीक है, समझ गए। अब मैं क्लास को एंड करूं? यस सर, देखो यस सर। क्या बेटा? देखो क्या चीज, देखो ऐसा था कि अगर कोई 3 नंबर है, 3 4 जो भी ले लो, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 सब किसी में देखो आप, तो 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसी का इन्वर्स कर दे 1 1/2 1/3 1/4, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। तो उसी तरह से हमने मान लिया कि ए बी सी आर इन एपी, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस यानी b माइनस ए, अगर d आ रहा है तो c माइनस बी की वैल्यू भी d ही होनी चाहिए, तो ये AP में होगा। तब इस b को इधर लेके गए तो 2b, इसको a को इधर लेके आए तो a प्लस सी हो गया, तो b बराबर प्लस सी बाई 2 हो गया। तो b क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। अगर अब इसी a b c को इनवर्स में लिख दो 1/a 1/b 1/c, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। तब उस केस में क्या होगा, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम लिखेंगे, तो 1/b माइनस 1/a, यानी जो नेक्स्ट टर्म होता है उससे प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, b 1/b 1/c में 1/c हो जाए तो 1/c माइनस 1/b, इसको इधर लाए इसको इधर ले जाए, तो सामने आपके देखिए इसको हार्मोनिक मीन बोलेंगे। समझे? हेलो, यस सर। चलिए मैं PDF फ्रेम कर दे रहा हूँ। सर हाँ बताओ बेटा। तो जिस तरीके से AB में होता है कि कहते हैं, जैसे पहली टर्म होती है A0, तो A0 प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड टर्म, तो यहाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ऐसा होगा कि 1/A0 प्लस 1/D इज इक्वल टू सेकंड। हाँ ओके सर, मैथ में आएगा। ठीक है, इस समय बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन ठीक है मैथ पढ़ना आप, ठीक है ना। F नहीं ER 05। क्या बेटा, कौन बोल रहा था अभी? चलिए मैं आप लोगों को ये शेयर कर दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Thank you, sir. थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट। Great, sir.